साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का जो एक थर्ड वीडियो है मेरा ये, उस थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, उसमें से एक ध्रुवीय व्यवस्था किस प्रकार से समाप्त हुई और उसके बाद में क्या परिणाम रहे उसके, विघटन के बाद में जो स्थितियां पैदा हुई क्या रही। कि आपने देखा कि विघटन कारण क्या रहे हैं। तो इस विघटन में जो कारण रहे थे, आपने देखा कि पहले तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। शासन व्यवस्था में नौकरशाह की जो भूमिका थी वो बढ़ रही थी, लोगों के मूल अधिकार कम हो रहे थे। एक तरफ देखते हैं कि नौकरशाह जो था ना, वो मनमानी कर रहा था और जो जनता थी उसके जो मूल अधिकार थे वो कम हो रहे थे, या ये यूं कहा जाए कि मूल अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे। लोगों को जो आवश्यकताएं थी वो प्राप्त नहीं हो पा रही थी। दूसरी चीज थी कि जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें सरकार का वर्चस्व ज्यादा था, सरकार की जिम्मेदारियां कम थी, बल्कि प्रभुत्व ज्यादा था। यूं कहा जाए कि सरकार मनमानी कर सकती थी क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं थी, एक तो दूसरे लोगों के पास विकल्प नहीं था कि भाई हम किसी दूसरी पार्टी को भी चुन सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण से आपने देखा कि धीरे धीरे शीत युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसमें आपने देखा कि जब मिखाइल गोर्बाचोव आए तो उन्होंने जब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास किए तो लोगों की इतनी आकांक्षाएं बढ़ गई थी कि वो प्रयास नाकाफी रहे। लोगों ने सोचा कि भाई जब हम इस व्यवस्था को बदल ही देंगे तो हम और अच्छे से अपना विकास कर पाएंगे और अच्छे से अपनी स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या है, धीरे धीरे उस व्यवस्था को बदल करके एक पूंजीवादी व्यवस्था और स्वतंत्र विचारधारा की ओर बढ़ चले। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है परिणाम क्या रहा है कि एक तरफ जो अमेरिका है और दूसरी तरफ जो सोवियत संघ रूस था, उन दोनों में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। मतलब जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। अब यहां देखें हम कि पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया। अब यहां एक चीज, हम जैसे मान लीजिए एक व्यवस्था समाप्त हो गई तो दूसरी व्यवस्था जो है वो अपने आप ही ऊपर हो गई है, श्रेष्ठ हो गई है। तो इनमें प्रतिस्पर्धा किस बात को लेकर के थी कि श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो श्रेष्ठ पद्धति कौन सी हो गई, पूंजीवादी व्यवस्था हो गई। तो ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है अपने आप में श्रेष्ठ हो गई। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये थी कि जो पूर्वी यूरोप के जो लोग थे या पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी और पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी, जिससे भी लोगों को लग रहा था कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इस वजह से अब हुआ क्या कि एकमात्र शक्ति शेष रह गई जब साम्यवादी और सोवियत संघ रूस का जब विघटन हुआ तो एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई। तो जो वर्तमान में, या यूं कहा जाए कि जो पहले समस्याएं चल रही थी, जैसे आपने देखा शीत युद्ध चल ही रहा था उसमें हथियारों की होड़ चल रही थी, विचारधारा को लेकर के प्रतिस्पर्धा थी, तनाव का माहौल था, कई सैनिक संगठन भी बन रहे थे, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, धीरे धीरे और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही थी। तो इन समस्याओं का हल 1991 में माना गया कि भाई देखिए अब एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो चुकी है, या यूं कहा जाए कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। अब एकमात्र शक्ति जो है वो अमेरिका शेष बच गई है। तो अब यहाँ पर जो है दूसरा जो गुट है वो समाप्त हो गया है, तो शांति की व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, ये शांति स्थापना हो जाएगी। शांति की स्थापना को लेकर के लोगों में ये भावना थी कि भाई शांति की स्थापना होगी, लेकिन कई मायनों में थोड़ा सा हम गलत सोच रहे थे। अभी उसके बारे में हम बताएंगे कि गलत क्यों सोच रहे थे, कि क्या शांति की स्थापना होगी नहीं होगी, अभी बताएंगे आपको। तो हमारी जो वर्तमान स्थिति थी या तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उसमें लोगों को लग रहा था कि भाई अब शांति की स्थापना हो सकती, लेकिन क्या सोवियत संघ के विघटन से जो स्वतंत्र हुए देश थे, मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन हो गया है सोवियत संघ का विघटन हो गया है,
जो विघटन हुए हैं, अभी अभी जो देश आजाद हुए हैं, भाई विघटन होगा तो देश आजाद होंगे, नए राज्य बनेंगे, नए राज्यों का विकास हुआ ना। जो नए राज्यों का विकास हुआ, ये जो राज्य थे ये दो भागों में बटे हुए थे। ये जो राज्य थे दो भागों में, कौन कौन से थे आपने देखा होगा, एक तो पूर्वी यूरोप के लोग थे, पूर्वी यूरोप, और एक थे मध्य एशियाई, मध्य एशियाई देश। ठीक है, इसमें देखिए बाल्टिक देश भी शामिल थे। अब यहां पर जो मध्य एशियाई जो देश थे वो चाहते थे कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो। क्या चाहते थे? सोवियत संघ का विघटन नहीं हो। दूसरे जो पूर्वी यूरोप के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि भाई सोवियत संघ का विघटन हो। इसके कारण थे, देखिए पूर्वी यूरोप के पास में कौन सा था? पश्चिम यूरोप था ना, पश्चिम यूरोप था। तो पश्चिमी यूरोप में कौन सी व्यवस्था थी? पूंजीवादी व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो रहा था, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी, और इनके संचार है, प्रौद्योगिकी है, लोगों की स्वतंत्रता है, राजनीतिक अधिकार है, वो भी ज्यादा थे, इन लोगों से ज्यादा थे। तो यहाँ का जो जीवन स्तर था वो कम था, यहाँ का जीवन स्तर, अब दोनों पास पास थे, तो इनको लगा कि क्यों नहीं हम इस व्यवस्था को अपना लें। जबकि ये जो देश थे एशिया से हल्के से ऊपर हैं और यूरोप के बीच में है, तो और सोवियत रूस के पास में है, तो इन लोगों को लगा कि भाई हम हैं जो गरीब हैं, क्या है, हम गरीब हैं और हमारा जो भला हो सकता है वो सोवियत संघ रूस के माध्यम से ही हो सकता है। हम इतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि अपना स्वयं का विकास कर सकें। तो ये हमेशा चाह रहे थे कि भाई हम सोवियत संघ रूस के साथ ही जुड़े रहें। तो और फिर इन्होंने कहा कि भाई हम तो सोवियत संघ के सोवियत संघ रूस के साथ जुड़ेंगे। इन्होंने कहा हम सोवियत संघ रूस के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम तो भाई देखिए नाटो के साथ जाएंगे। हम किसके साथ जाएंगे? नाटो के साथ जाएंगे। और क्या करेंगे? हम यूरोपीय संघ के साथ, यूरोपीय संघ के पास जाएंगे और हम उससे जाके जुड़ जाएंगे। इन लोगों की जो विचारधारा थी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये पश्चिम यूरोप के देशों से मिलती जुलती थी। अब आपने देखा होगा अभी जो वर्तमान में जो संघर्ष रूस और यूक्रेन के मध्य जो चल रहा है, ये परिस्थितियां उसी समय की देन है। देखिए पूर्वी यूरोप में जो है ना यूक्रेन आता है ना, जो यूक्रेन आता है, उन्होंने कहा पश्चिमी देशों से कि भाई मुझे नाटो में शामिल कर लो। उन्होंने अभी तक शामिल नहीं किया है, हालांकि इन्होंने जो प्रस्ताव था 2008 में किया, सबसे पहले प्रस्ताव किया कि भाई मुझे नाटो में शामिल करो, 2008 में किया, फिर 2014 में किया, फिर 18 में किया, और अब भी ये प्रयास कर रहा है। अभी वर्तमान में जैसे युद्ध हुआ है तो उस दौरान भी इन्होंने कहा कि भाई मुझे नाटो में शामिल कर लो, लेकिन नाटो देश जो है, पश्चिम यूरोप के जो देश है, वो इसको शामिल नहीं कर रहे। कारण कुछ भी रहा हो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो इन्होंने जब प्रस्ताव दिया नाटो के लिए, तो जो रूस है वो कह रहे हैं भाई आज से पहले तो तू हमारा ही टुकड़ा था, ऐसे था। हेलो बच्चों, अभी क्या लाइट चली गई थी तो एक बार मैं पुनः आपके सामने आया हूँ। हाँ, तो देखिएगा हम बात कर रहे थे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद में आपने देखा होगा कि यूक्रेन की अभी हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन भी जो है पूर्वी देशों का, पश्चिमी देश थे, उनका ही एक देश था यूक्रेन। तो यूक्रेन क्या है, बार बार चेतावनी दे रहा था रूस को कि भाई मैं भी देखिए मैं पश्चिमी जो देश है उनके साथ में मिलकर के नाटो में शामिल होना चाह रहा हूँ, या यूँ कहा जाए कि मैं यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता हूँ। तो रूस ने बार बार इनको समझाने का प्रयास किया कि भाई देखिए आप हमारे परिवार के सदस्य हो, तो आप ऐसा मत कीजिए, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक नहीं है ये हमारे लिए। तो ये नहीं माना, इसलिए नहीं माना तो इसको पर आक्रमण कर दिया रूस ने, है ना। तो इस तरीके से अभी जो वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है यूक्रेन में तो वो यही इसी बात को लेकर के है। तो देखिए वैचारिक संघर्ष चल रहे हैं।
अब हम देखेंगे कि देखिए अभी हमने बात की कि एक पक्ष जो रूस का जो पक्ष या सोवियत संघ जो रूस है उसका विघटन हो गया तो क्या स्थितियां वहां रही होंगी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब एक स्थिति बची कि भाई अमेरिका जो बचा हुआ देश है वहां क्या परिस्थितियां रही हैं, वो किस तरह से सोच रहा है, तो उसके परिणाम तो हम देखेंगे ना। अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या कार्य कर रहा है, तो अमेरिका की बात करते हैं हम। अब यहाँ पर जो पहले तो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, द्वि है ना, तो द्विध्रुवीय में एक तो पूंजीवाद था एक, और यहाँ साम्यवाद था। तो ये विचारधारा श्रेष्ठ साबित हुई और अच्छी जीवन पद्धति के लिए श्रेष्ठ मानी गई। इसका नेतृत्व तो यूएसए कर रहा था। तो एकमात्र जो शक्ति बची, कौन सी बची, अमेरिका बची, है ना। अब अमेरिका ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल प्रारंभ किया कि भाई देखिए जब साम्यवादी या हमारे सामने कोई हमारे बराबर का आदमी है ही नहीं, तो अब मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो मेरी विचारधारा श्रेष्ठ साबित हुई, दूसरी चीज कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को किस प्रकार से मैं उपयोग में ले सकता हूं ताकि मैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकूं, अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सकूं, या फिर मैं ये कहूं कि अपने हितों को किस तरीके से बढ़ा सकूं। तो अपने हितों को बढ़ाने के लिए इन्होंने इन संस्थाओं का उपयोग किया। संस्थाएं कौन कौन सी हैं, अब इनका भी नाम लिखना हमें जरूरी हो जाता है। संस्था है जैसे IMF है ना, WTO है, और एक है वर्ल्ड बैंक। तो इन संस्थाओं को इन्होंने खूब उपयोग किया। ये क्या है, पैसा देती है। जब भी कभी कोई देश आर्थिक स्थिति या आर्थिक तंगी से गुजरता है तो ये सहायता पहुंचाती है, अल्पकालीन सहायता देती है। तो ये तब देती है। अब इससे कहा कि भाई देखिए जब भी कोई देश आपसे कर्जा लेना तो वैसे पूछेंगे, बोला कैश, क्यों पूछे, बोला अगर नहीं पूछोगे तो मैं देख ले यहाँ की जो व्यवस्था है मैं इसमें सबसे ज्यादा जो है SDR देता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा देता हूँ आपके लिए, तो मैं देना बंद कर दूंगा। तो बोला ठीक है साहब, आप सही कह रहे हो, तो आपकी बात को हम मान जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई जब भी आप देंगे ना तो वहां पर संरचनात्मक आप एक नई व्यवस्था लाएंगे। बोला संरचनात्मक व्यवस्था क्या होगी, जैसे पूंजीवाद को लाना है, पूंजीवाद को आपको बढ़ावा देना है। दूसरी चीज पूंजीवाद में क्या है, निजीकरण लाना पड़ेगा, उदारीकरण लाना पड़ेगा और वैश्वीकरण लाना पड़ेगा, है ना, इन चीजों को लाना पड़ेगा। तो जैसे भारत जैसे देश है, जब भारत के पास जो आर्थिक संकट आया, जब आर्थिक संकट 1991 में आया, आर्थिक संकट आया, तो इन्होंने IMF से पैसे मांगने के लिए कहा भाई हमें पैसे दे दीजिए। तो बोला एक शर्त पे दे सकते हैं, बोला इनको आप अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल कीजिए, नहीं तो हम नहीं देंगे। भारत ने कहा भाई ठीक है, मजबूरी का फायदा तो आप उठाओगे कि कभी राम ने भी गधे को बाप बनाया था तो अब बनाना ही पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी मजबूरी का हर आदमी फायदा उठाना चाहता है, कुछ आदमी नहीं होते हैं, अलग बात है वो। तो अमेरिका ने इनका फायदा, WTO है इसका भी फायदा, जैसे अभी भी वर्तमान में जैसे चल रहा है, पेटेंट की बात चल रही है, प्रक्रिया पे पेटेंट होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट पे पेटेंट होना चाहिए, तो उसको लेकर के अभी चल रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है वो भी सहायता प्रदान करती है, विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। तो विकास के लिए जो सहायता प्रदान करती है, जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, या फिर विकासशील देश हैं, या फिर युद्ध की जो मार झेल चुके जो देश है, उनका विकास वर्ल्ड बैंक के सहायता से होता है। तो ये उन देशों में अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवाने के लिए अपनी नीतियों को वहां पर लागू करवाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि USA अपनी विचारधारा को किस प्रकार से लागू करवा रहा है। दूसरी चीज आपने देखी होगी, राजनीतिक प्रभाव भी इन्होंने प्रभाव डाले। जैसे UNO में सदस्यता की बात अगर हो तो भी इन्होंने प्रभाव डाला। सुरक्षा परिषद में जो सुरक्षा परिषद है
ये सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, उसमें भी अगर सदस्यता की बात हो या फिर उसके कार्यों की बात हो या फिर इसकी कहीं किसी देश में अगर सैनिक हस्तक्षेप की बात है तो भी ये इसमें प्रभाव डालती है। जैसे इराक में, अगर कभी इराक में जब युद्ध हुआ तो इराक में तो इन्होंने सुरक्षा परिषद से अलग होकर के सुरक्षा परिषद से चर्चा नहीं की और अपने स्तर पर ही इन्होंने इराक में हमला कर दिया, इराक पर हमला किया। इस तरह से हमने देखा। फिर आपने देखा होगा इराक के साथ साथ अफगानिस्तान में भी हमने देखा, अफगानिस्तान में, है ना। तो इस तरीके से ये अपना प्रभाव इस्तेमाल करता है। फिर आपने देखा होगा सैनिक शक्ति के रूप में भी ये अपने आप को सैनिक शक्ति तो इनकी बेहतर है ही और इनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, सैनिक भी बहुत प्रशिक्षित होते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल वो बार बार करता रहता है। जैसे यूक्रेन के अभी हमला हुआ है तो यूक्रेन में जो है अपने जो हथियार हैं उनको भेज रहा है और उनको सहायता पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो अमेरिका है वो किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, किस प्रकार की वैश्विक स्थिति उत्पन्न हुई है। अगली हम बात करेंगे कि वो क्या था। अगली में क्या था कि जब शीत युद्ध का समाप्त हो रहा था या फिर विघटन हुआ तो उस समय स्थितियां क्या चल रही थी और उनमें क्या परिवर्तन आया, है ना। तो परिवर्तन क्या आए थे, अभी देखिए शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। पहले तो यही हो गया कि समाप्त हो गया। फिर जो हथियारों की होड़ चल रही थी वो भी समाप्त हो गई। फिर हथियारों की जो होड़ चल रही थी समाप्त तो हो गई, लेकिन तनाव को कम करने के लिए इन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया। क्या अपनाया? आपने देखा होगा स्टार्ट संधियां चली थी 1991 में और 1993 में स्टार्ट संधियां चली थी। स्टार्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। जो हमारे पास हथियार हैं, जो मिसाइल हैं और परमाणु हथियार हैं, उनमें कमी करना, रिडक्शन का मतलब होता है कमी करना होता है। तो दोनों देशों ने आपसी समझौते किए और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास हथियार है उनको हम कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हथियारों की होड़ भी वो भी हो गई, सब वो भी उसमें भी कमी लाई गई। और इसके अलावा आप देख रहे हैं जो वैचारिक युद्ध चल रहा था, है ना, वो भी समाप्त हो गया। अब कौन सी विचारधारा श्रेष्ठ होगी? पूंजीवादी विचारधारा श्रेष्ठ हो गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि शीत युद्ध काल के बाद में जो व्यवस्था थी या शीत युद्ध के दौरान जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें कमी आई और एक नई किरण शांति की दिखाई देने लगी। सभी लोगों ने एक चैन की सांस ली कि भाई आप देखिए द्विध्रुवीय या दूसरा जो विश्व है, साम्यवादी जो विश्व है, उसकी समाप्ति हो चुकी है और अब एकल महाशक्ति बच गई है। और अब अभी जो शीत युद्ध है या फिर यूं कहा कि जो संघर्ष है, तनाव है, अब नहीं होगा और अब शांति स्थापित होगी। तो इस तरीके से जो है शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके क्या परिणाम निकल के आए, तो हमने ये कल्पना की और इस तरह से लोग सोचने लगे कि भाई अब जो है शांति होगी। और ये जो है इस तरह से प्रयास करेंगे। एक तरफ तो हमने बात की कि जो उस समय तात्कालिक लोग सोच रहे थे कि भाई जो शीत युद्ध में समस्याएं चल रही थी वो किस तरह से हल होंगी। दूसरी हमने बात की कि अमेरिका जो है वो किस तरह से प्रभाव डाल रहा है और किस तरह से अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा साम्यवादी जो राष्ट्र जो नए अभी उद्भव हुए हैं उन्होंने किस तरीके से सोचना प्रारंभ किया। जो पूर्वी जो देश है उन्होंने किस तरह से सोचा और मध्य एशियाई जो देश है उन्होंने किस तरीके से सोचा और मध्य एशियाई देशों का संबंध क्या है, वो सभी देशों के साथ में मधुर रहा या फिर वो जो सोवियत संघ के साथ में उनके संबंध थे उन्हीं के साथ वो मिलना चाह रहे थे। तो आज के लेसन में